कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ अपना परचेज कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट को निकालने की क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ये ऊपर मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, एक्सक्लूजन क्या क्या नहीं आता है इंडिया 2 में, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री आपको बता दिया था मैंने, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, बट कॉस्ट ऑफ एनआरबी ये जो कॉस्ट है ये कैसे निकालनी है ये भी मैंने आपको बता दिया था। परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट, जहाँ पे हमने परचेज प्राइस देखा था, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट, ये सब रिफंडेबल टैक्सेस यहाँ पे आप जब करोगे तो ये परचेज कॉस्ट आ जाती है। फिर हमने कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में कुछ सीखा था, ये यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, एक मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी कराया था इसके लिए। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट क्या होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि शुगर केन से चीनी बनती है। अब शुगर केन से जब चीनी बनती है तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है, जहाँ पे शुगर केन से चीनी बनने तक कुछ प्रोसेस तो सेम होता है। अब जब ये शुगर केन चीनी में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे एक अपना बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं मोलेसिस। अब ये जो बाय प्रोडक्ट होता है ये अनइंटेंशनल प्रोडक्ट होता है। इसको हमेशा हम एनआरबी पे वैल्यू करते हैं, जो कि अनइंटेंशनल है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इसको बनाने का, हमारा तो इंटेंशन था चीनी बनाने का, ये अनइंटेंशनल प्रोडक्ट है, इसको हमेशा एनआरबी पे वैल्यू करते हैं। अब इसकी जो भी कॉस्ट आती है शुगर केन से चीनी बदलने की, उसमें से हम एनआरबी किसकी, बाय प्रोडक्ट की, जितने पे ये मार्केट में बिक रहा है उससे इसको माइनस कर देंगे, तब जाके हमारे रियल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। क्योंकि ये जो है हम इसको बनाना नहीं चाहते थे लेकिन ये फिर भी बन गया, अब हम इसको बेच देंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले यहाँ पे एक हेडिंग डाल दीजिए, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ये कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें मटेरियल भी लगेगा अपना, इसमें अपनी लेबर भी लगेगी, इसमें अपना ओवरहेड्स भी लगेगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है चलता है चलता है चलता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। अब इससे क्या होता है, दो चीजें बनी हमारी, मान लो तीन चीजें बन गई। प्रोडक्ट ए बन गया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी बन गया, प्रोडक्ट सी बन गया। अब हर प्रोडक्शन प्रोसेस में जब भी ये यहाँ पे बनता है तो कोई ना कोई स्प्लिट ऑफ पॉइंट जरूर होता है, जहाँ पे हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो स्प्लिट मतलब टूट जाता है। तो ये मान लो ये यहाँ पे एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ तक जो भी ये यहाँ तक प्रोडक्शन चला, ये यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा, जो भी प्रोडक्शन है, मतलब जितना मटेरियल इसमें लगना है उतना मटेरियल प्रोडक्ट बी में भी लगेगा, उतना प्रोडक्ट सी में भी लगेगा। लेकिन उसके बाद से जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से क्या होता है, सब प्रोडक्ट अलग अलग टूटना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है ए बनना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट बी बनना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट सी बनना शुरू हो जाता है। तो जो भी ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहाँ तक यहाँ तक जो भी जॉइंट कॉस्ट होगी, ये जो इसको बनाने की मान लो 1 लाख रुपए लगा, इसको बनाने की जो भी कॉस्ट है उसको हम स्प्लिट ऑफ कर देंगे इनकी सेल प्राइस में। ये जो भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, स्प्लिट ऑफ, यहाँ पे स्प्लिट ऑफ हुआ। अब इसको हम क्या कर देंगे, इनकी जो सेल वैल्यू है, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, सेल वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू की प्राइस में इसको हम अपोर्शन करेंगे। मान लो 100 रुपए का कोई, हाँ 100 रुपए की हमारी कॉस्ट लगी, जिसमें से 10 रुपए का बाय प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब क्या हुआ, 100 रुपए का कॉस्ट था, 10 रुपए का, तो ये हमारा 90 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। जो 90 रुपीज का है, ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको हम अपोर्शन करेंगे यहाँ पे, जो भी इसका सेल वैल्यू होगी यहाँ पे जो भी इसका प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी की सेल वैल्यू में हम इसको अपोर्शन कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं नीचे करता हूँ, एक पॉइंट लिख लेना आप यहाँ पे, पॉइंट डाल के लिखना, जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन टू ऑल
the joint products in proportion of सेल्स वैल्यू। ये मेन कीवर्ड है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेना, अपने हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमेशा ये पोर्शन होगा, ठीक है। नीचे आप एक और पॉइंट डाल के लिखना, बाय प्रोडक्ट आर अनइंटेंशनल प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट एन आर वी, यानी कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू। और ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, यानी कि फेयर वैल्यू इस टाइम मार्केट में कितने का बिक सकता है, माइनस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। मतलब मार्केट में ये कितने का बिक सकता है और इसको बेचने के लिए हमने क्या क्या खर्चा किया। अब जैसे मोलेसिस है, ये जितना भी बिक सकता है, इसको हमने ट्रांसपोर्ट किया, इसको बेचने के लिए कहीं से कहीं लेके गए, तो उसकी जो बेचने की कॉस्ट है इसको हम माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास एनआरवी आएगी। और उस एनआरवी को हम माइनस करेंगे किस में से, कॉस्ट टू सेल्स में से। ये एनआरवी पता है कौन सा वाला है, ये एनआरवी ये वाला है, ये वाला, ये ये माइनस होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसके एग्जांपल बताता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके पहले एक और पॉइंट लिख दीजिए, आपको बाद में याद रहेगा, वैसे मैंने बता तो दिया है लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट। ये तो इसका कंसेप्ट हो गया, आप जब भी इसको पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया था, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर, एग्जाम्पल। जॉइंट कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 12 लाख मान लो। जॉइंट प्रोडक्ट क्या क्या बने, जॉइंट प्रोडक्ट ए बना 400 यूनिट्स। इसकी फेयर वैल्यू क्या थी स्प्लिट ऑफ पे, मान लो 300 रुपीज। एक बी प्रोडक्ट बना, इसको 4000 यूनिट्स कर लो, इसको 2500 कर लो, कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा, वरना पॉइंट में आ जाएगा। एज स्प्लिट ऑफ एट द रेट, फेयर वैल्यू कितनी थी इसकी, 400 रुपए, ठीक है। अब एक बाय प्रोडक्ट भी बना है इसमें, बाय प्रोडक्ट सी विद एनआरवी, 40,000 इसकी एनआरवी थी, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, शो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट।
हमें इसकी अपॉर्शनमेंट दिखानी है जॉइंट कॉस्ट की, कितना ए को अलोकेट होगा और कितना बी को अलोकेट होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हो सके तो आप लोग अपने आप से एक बार करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूँ। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ना पूरा रूल लिखना पड़ेगा, जो भी है प्रोविजन की, एज पर इंड एज टू इन्वेंटरीज, हमें एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट सी जो भी है वो डिडक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट। ये सब आप लिख लेना अपनी तरफ से, मैं फिर भी लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, और इसको आपको पूरा लॉ की लैंग्वेज में लिखना ही पड़ेगा अपने आईसीआई के जो भी बुक में ऐसा देख रखा होगा आपने। ये लोग, वो लोग तो पूरा लिखते हैं एज पर इंडिया टू इन्वेंटीज, पूरा प्रोविजन पहले लिखेंगे, फिर उसका कंक्लूजन, फिर उसको आंसर एक तरीके से दिखा देते हैं। तो एनआरबी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, तो नेट जॉइंट कॉस्ट कितनी बन जाएगी इसकी? नेट जॉइंट कॉस्ट 12 लाख माइनस 40,000। ठीक है, इसकी जो नेट जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 11,60,000। अब क्या करना है, इसको अपोर्शन करना है। किस रेशियो में? इनकी सेल वैल्यू के रेशियो में। ठीक है, नेट जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे हम। नेट जॉइंट कॉस्ट विल बी apportioned to the joint product A and B in the proportion of fair value at the rate split off point। तो अब हम देखते हैं क्या इसका स्प्लिट ऑफ पॉइंट बनेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू। ए, ए की कितनी यूनिट्स थी? 4,000 यूनिट्स थी। लेकिन यहाँ पे एक ब्लंडर होने का चांस है। अब ब्लंडर होने का चांस क्या है, मैंने आपको जो लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, इसमें हमें सेल वैल्यू लेनी है। अब सेल वैल्यू क्या होगी? सेल वैल्यू क्वांटिटी, ये तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में थोड़ी ना करना है इसकी। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और ऐसे ही इसकी 2500 यूनिट्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसकी ये सेल वैल्यू निकलेगी। ये याद रखना, ये जो यूनिट्स हैं, यहाँ पे एक ब्लंडर होने का चांस ये है कि आप लोग क्या कर सकते हो, 4,000 इज टू 2,500 के रेशियो में बांट सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा सेल वैल्यू के रेशियो में बांटना है, और ये एग्जामिनर यहीं पे खेलता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे हम, इसको प्रोपोर्शन करेंगे। जो भी 4 लाख की, सॉरी 4,000 की जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 into 300 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 लाख। बी इज इक्वल टू 2,500 इंटू 400, इसका आ जाएगा 10 लाख। अब इन दोनों का रेशियो क्या बनना है? 6:5 का रेशियो बन गया। अब जो भी है हमारी कॉस्ट, जो 11,60,000 थी, उसको हम अपोर्शन कर देंगे। जो ऊपर थी ना हमारी कॉस्ट आई थी, ये जो 11,60,000 है, इसको हम अपोर्शन करेंगे 6:5 के रेशियो में। वही हमारे प्रोडक्ट ए और बी को अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ये अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट।
ए के लिए 11,60,000 इंटू 6/11, तो ये कितना आ जाएगा? 6,32,727। और बी 11,60,000 5/11 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 5,27,273। ठीक है। ये पूरा का पूरा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट यहाँ पे समाप्त होता है। इसके लिए आप लोग बुक में आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट हमारा फिनिश हो गया। अब हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था यहाँ पे अपने लिए कि तीन तरीके की कॉस्ट होती हैं जो कि मेजर करते टाइम इन्वेंट्री की कैलकुलेट होती हैं, जो हमारी थी परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, एक अदर कॉस्ट। ठीक है। यहाँ पे हमने परचेज कॉस्ट तो हमने कर लिया, हमने कन्वर्जन कॉस्ट भी कर लिया। अब बारी है अदर कॉस्ट की। अब अदर कॉस्ट को देखते हैं, ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी और ये क्या है। अदर कॉस्ट। ठीक है। पहले लिख लीजिए इसका मतलब क्या है। अदर कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो कि हमारी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए लगती है, उसको बोलते हैं। जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इन्वेंट्री फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन गया, अब उसके बाद जो भी खर्चा होता है उसको लोकेशन पे ले जाने के लिए, मतलब पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जहां पे भी सेल होती है उस सेल तक ले जाने के लिए जो भी लोकेशन पे ले जाने के लिए खर्चा आता है उसको बोलते हैं अदर कॉस्ट। अब आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो ऊपर भी था परचेज के टाइम, लेकिन वो मैंने ऊपर लिखवाया था सप्लायर से फैक्ट्री की लोकेशन तक ले जाने के लिए वो जो कॉस्ट होती है वो वाली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी। अभी क्या है, फैक्ट्री से पॉइंट ऑफ सेल पे ले जाने की जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे आएगी। ठीक है। और कंडीशन कंडीशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी प्राइमरी पैकेजिंग करी जाती है। अब प्राइमरी पैकेजिंग जब की जाती है, जैसे कि मान लो एक कोलगेट है, कोलगेट का जो ऊपर का जो ट्यूब होता है ना जिसमें से हम पेस्ट निकालते हैं, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। और उसके ऊपर जो डिब्बा होता है जिसमें बन के आता है वो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब ये है जो कि जरूरी है उसको बेचने के लिए, उस कंडीशन में लाने के लिए कि वो बिक जाए। और जो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है वो इसलिए है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि वो मतलब एक तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो ऊपर का जो उसका कवर होता है वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। वो बिक सकता है, लेकिन जो प्राइमरी पैकेजिंग है वो ये है कि उसको स्टोर करने के लिए। प्राइमरी पैक इसके बिना वो प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। अब जैसे कोलगेट का ट्यूब जब होगा ही नहीं तो उसमें वो पेस्ट रुकेगा कैसे? ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। अब ऊपर हम लिखते हैं इसको अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन will be treated as other cost। अब लोकेशन और कंडीशन, यहाँ दो कीवर्ड दिख रहा है। अब इसका मैं मीनिंग बताता हूँ कि लोकेशन और कंडीशन क्या होता है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक हेडिंग ऐसे एरो बना देना। वैसे ये कंडीशन का भी हम लिखेंगे कि कंडीशन का मतलब क्या होता है। पहले लोकेशन की बात करते हैं। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग इन्वेंट्री फ्रॉम फैक्ट्री टू पॉइंट ऑफ सेल।
उसको शॉर्टकट में पीओएस बोलते हैं, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा पीओएस। ठीक है। अब इसकी क्या क्या कॉस्ट हो सकती है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो एग्जामिनर आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे देगा। ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वहां पे लिखा भी होगा कि कौन सी वाली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री से पॉइंट ऑफ सेल को ले जाने की कॉस्ट है, या फिर सप्लायर तक, सप्लायर से फैक्ट्री वाली। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग। सर लोडिंग एंड अनलोडिंग तो वहां पे भी था। हाँ, लेकिन ये अलग है, ये पॉइंट ऑफ सेल वाला है। फैक्ट्री से गया पॉइंट ऑफ सेल तक, वहां पे अनलोडिंग लोडिंग होगी। टोल्स, सर टोल्स तो वहां पे भी था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी होगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये भी आएगा यहाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी कॉस्ट हो सकती है, उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है टू मेक द प्रोडक्ट। टू मेक द प्रोडक्ट, टू मेक द प्रोडक्ट इन अ, इन अ सेलेबल कंडीशन। उसको ऐसी कंडीशन में लेके आओ कि वो बिक जाए, ऐसे ही नहीं उठा के बेच दिया। ठीक है। सेलेबल कंडीशन में बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी पैकेजिंग। सेकंड हो गया हमारा स्टोरेज कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट के ऊपर भी ये एक वो बनता है। ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट इसलिए क्योंकि अगर ये इंटीग्रल पार्ट है प्रोडक्ट और स्टोरेज का, जो कि एनहांस करेगा वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तभी इसको इसमें ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है अगर इसकी वैल्यू एनहांस नहीं हो रही है, जैसे कि चॉकलेट है। अगर चॉकलेट को आप ठंडा फ्रिज में नहीं रखोगे तो वो पिघल जाएगी। तो वो उसको कंडीशन में लाने के लिए उसका जो फ्रिज में रख रहे हैं वो नहीं पिघलेगी, तो जो उसकी वो स्टोरेज करने की जो कॉस्ट है, उसको फ्रिज का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो हमेशा इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको उस फॉर्म में रखने के लिए जरूरी है। अब जैसे वाइन हो गई, वाइन जो है वो कितने सालों तक, लगभग 100 150 साल पुरानी वाइन जो होती है, वो कितने सालों तक रखी रहती है, उसको स्टोरेज करने की कॉस्ट है। क्योंकि अगर वो उस फॉर्म में आना है, उसको वाइन का असली 100 150 साल पुराना जो स्वाद है, अगर उसको बरकरार कर रखना है वैसे, तो उसके लिए बहुत सारी स्टोरेज कॉस्ट लगती है। ठीक है। तो ये तभी इसमें ऐड होगी जब ये इंटीग्रल पार्ट है। अगर ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो ये एक्सक्लूड होगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक्सक्लूजन का मतलब ये नहीं है वहां से घटा देना है। अगर एक्सक्लूजन में दे रखा है इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो उसको घटाना नहीं, उसको सीधे इग्नोर कर देना है। ठीक है। यहाँ पे आप एक छोटा सा डाल के लिख लेना, ओनली इफ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट। ओनली इफ इट्स एन इंटीग्रल पार्ट और एनहांस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। एक इसमें लास्ट पॉइंट और बचा है अब, जिसको बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। ये भी वही है, आपने अपना इंटर में पढ़ा होगा AS16, जहां पे वो बोलता है अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है उस इन्वेंट्री को बनने के लिए, तभी इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, रेडी टू, अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा है, तो वो इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इसके लिए एक अलग से इंडेक्स है बोरोइंग कॉस्ट का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से लिंक होगा। अभी आप सिर्फ लिख लीजिए कि बोरोइंग कॉस्ट ओनली इफ टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है, अगर हमने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की, अगर उसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो ही हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। अगर जैसे हमने कोई चीज खरीदी और तुरंत बेच दी, तो वो उसके लिए कोई सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसमें बोरिंग कॉस्ट।
only if inventory take only if the inventory take substantial period of time to get ready for its intended use। ठीक है। इसका एक अलग से इंडियस भी है जिसका नाम है इंडियस 23। वहां पे हम जब पढ़ेंगे तो इसको ज्यादा अच्छे से लिंक हुआ, आप चाहो तो डाल सकते हो। इंडियस 23। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज नहीं आएगी एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द इन्वेंटरी। फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, की इन्वेंटरी कॉस्ट में कौन सी चीजें नहीं आती हैं। या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं कि ये हमेशा इनको हम पीएनएल में चार्ज करेंगे। चार्ज टू पीएनएल, इसमें हम कॉस्ट में ऐड नहीं करके हम इसको पीएनएल में चार्ज करेंगे। कोई भी कॉस्ट लग रही है तो इसको हम डायरेक्ट पीएनएल में चार्ज कर देंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, ए, जनरल एंड एडमिन ओवरहेड्स। हमारा ऑफिस का रेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा इन्वेंट्री कॉस्ट में एक्सक्लूड ही होगा, कोई जरूरत नहीं है उसको ऐड करने की। ठीक है। सैलरी टू स्टाफ, और फिर होगा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ, ऑफिस के सारे खर्चे हैं, इसको हम वैसे भी इन्वेंट्री में इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आगे भी हमारा स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कौन सा, अभी आपको ऊपर याद दिलाया था, अगर वो इंटीग्रल पार्ट है तो ऐड होगा, अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो ऐड नहीं होगा। ओनली इफ इट्स नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। अब सी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये जो एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपकी जो भी कैरेज आउटवर्ड है, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, ये सब जो है यहाँ पे आते हैं। लिख लीजिए एक बार। एडवर्टाइजिंग हो गया, कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर सैलरी ऑफ डिलीवरी वैन ड्राइवर, वैन ड्राइवर, ये सब जो है यहाँ पे काउंट नहीं होता। ठीक है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, बोराइंग कॉस्ट। ये भी ऊपर वाला ही वाला पॉइंट, अगर इन्वेंट्री सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं ले रही है तो हम इसको हमेशा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एक्सक्लूड ही करेंगे।
फिफ्थ पॉइंट आता है इसका एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस एक तरीके का ऐसा लॉस होता है जो कि हमारी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक ड्राइवर था जो कि लेके जा रहा था अपना ट्रक, जिसमें बहुत सारे सेब थे। अब क्या हुआ, वो सेब तो सड़ गए। ठीक है, अब सेब सड़ गए हैं, तो वो किसकी गलती है? वो उसका जो भी लॉस है वो किसके माथे आएगा? हमारे माथे आएगा। जैसे मान लो, एक एक क्विंटल सेब थे जिसमें से 10 किलो सेब खराब निकल गए। अब जो बाकी हैं, जो ओनर था उसको लगता था कि 5 क्विंटल सेब खराब निकलेंगे, 5 किलो सेब खराब निकलेंगे। अब वो निकल गए 10 किलो, तो ऊपर का जो 5 किलो है वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमेशा इसी कॉस्ट में से एक्सक्लूड होता है। अब एक चीज आपको बतानी थी कि नेट रिलीजेबल वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी। ऊपर हमने सीखा था ना कि कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, फिर नेट रिलीजेबल वैल्यू। यहाँ पे हमने सीखा था कॉस्ट और एनआरबी, जिसमें हमने कॉस्ट तो पूरा कर लिया, अपना कॉस्ट यहाँ पे खत्म हो गया अदर कॉस्ट के बाद। अब हम एनआरबी की कैलकुलेशन सीखेंगे। इसके लिए आप इस पे पॉइंट नंबर 2 डाल दीजिए। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरबी। फिनिश गुड्स की एनआरबी का कैलकुलेशन पहले दिखाते हैं, उसकी क्या होता है फॉर्मूला। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एक प्रोडक्ट कितने में बिक सकता है, माइनस उसको बेचने के लिए क्या खर्चा आएगा। ये हमारी फिनिश गुड्स की एनआरबी हो गई। मान लो एक चीज 100 रुपए में बिकने को तैयार है और उसको 10 रुपए खर्चा आ रहा है बेचने में, तो हमारी एनआरबी कितनी है फिनिश गुड्स की? 90 रुपए। ठीक है, वैसे ही अब फिनिश डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरबी देखते हैं। एनआरबी ऑफ डब्ल्यू आई पी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फिनिश गुड्स का कि कितना सेलिंग प्राइस मिल सकता है फिनिश गुड्स का, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। ये तो ऊपर वाला बिल्कुल एकदम सेम फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज और माइनस होती है, जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अभी तो ये आधा अधूरा है ना, इसलिए इसका नाम है वर्क इन प्रोग्रेस। इसको और भी कंप्लीट करने के लिए भी तो कॉस्ट चलेगी, उसी को बोलते हैं। ये जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग। आगे जो भी इसकी कॉस्ट लगेगी उसको भी हम माइनस करेंगे, तब जाके इसकी एनआरबी आएगी। ठीक है। अब ये सब तो इस पे इतना क्वेश्चन नहीं आता है। इसका जो सबसे मेन चीज है वो है रॉ मटेरियल की एनआरबी की कैलकुलेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको पूरा लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। एनआरबी ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी कोई वैसे एनआरबी होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा इसका मतलब इंटेंशन ही नहीं है सेल करने का। रॉ मटेरियल को तो हम फर्दर प्रोसेस करते हैं ना, इसको हम क्यों बेचेंगे? हम तो फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इसकी कोई एनआरबी नहीं होती है, क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है इसको सेल करने का। इसकी जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ
रॉ मटेरियल वो कंप्लीटली डिपेंड करती है फिनिश गुड्स पे। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में भी यूज। इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे। इफ फिनिश गुड कैन बी सोल्ड एट और above its cost, so the entire cost of finished good can be। अभी सिर्फ आप लिखने पे ध्यान दो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे क्या ये बोल रहा है। ठीक है। once sold, so raw material will be valued at cost। हाईलाइट कर लेना इसको। नीचे एक पॉइंट लिखते हैं और ये बस दो ही पॉइंट है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। if finished good cannot be sold at or above its cost, entire cost of finished good cannot be recovered once sold, so raw material will be valued at lower of cost or replacement cost। रॉ मटेरियल की कभी भी कोई भी एनआरबी नहीं होती है। ठीक है। उसको हमेशा फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है किससे, एनआरबी से, तो वो हमेशा कॉस्ट पे भी वैल्यू होगा क्या, रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होगा। यहाँ पे एक लिख लेना, एनआरबी इज ग्रेटर देन कॉस्ट। और यहाँ पे क्या है, एनआरबी इज लेस देन कॉस्ट। अगर उसकी एनआरबी ज्यादा है किसकी, फिनिश गुड्स की, तो ये हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो रॉ मटेरियल था, सॉरी फिनिश गुड्स था, वो 100 का है और उसकी जो एनआरबी है वो 120 की है। ठीक है। अब 100 की एनआरबी इसकी ज्यादा है, 120 रुपए। अब एनआरबी ज्यादा है तो इसको वैल्यू तो हम तभी भी कॉस्ट पे ही करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बिक रहा है, 120 का बिक रहा है। तो हम इसको हमेशा फिनिश गुड्स को जो रॉ मटेरियल है उसको कॉस्ट वैल्यू करेंगे। वहीं अगर 90 रुपए का एनआरबी है और कॉस्ट है 100 रुपए की, तो इसका मतलब क्या है, ये तो कॉस्ट से भी कम पे बिक रहा है। मतलब हमने 100 रुपए का बनाया और बिक ये 90 का रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा रॉ मटेरियल भी लॉस में, मतलब थोड़ा कम पे वैल्यू होगा। तो उस टर्म को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे हम इसको वैल्यू करते हैं। ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट है।
अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि पेपर में कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। रिवर्सल ऑफ रिटन डाउन राइट डाउन इन्वेंट्री वैल्यू। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू में कोई गिरावट आ गई तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसके लिए एक एग्जांपल लिखवा देते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। एज ऑन 31 मार्च 23, फिनिश गुड्स एनआरबी इसकी मान लो 100 रुपए की थी। अब क्या हुआ, फिनिश गुड्स की कॉस्ट तो 100 है, एनआरबी कम है, तो इसका मतलब क्या है, लॉस में बिक रहा है। तो वैल्यू किस पे करेंगे? हमारा वही प्रिंसिपल, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन एनआरबी, तो किस पे होगा? वैल्यू ऑफ फिनिश गुड विल बी एट एनआरबी इज इक्वल टू ₹90। अब क्या होगा, 10 रुपए की गिरावट आ गई, अब उसको रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे? हमारी सिंपल सी एंट्री होती है, जर्नल एंट्री, P&L अकाउंट, डेबिट कितना, 10 रुपए, टू। अब यहाँ पे एक बहुत ही फैंसी तरीके का नेम लिखा है इन्होंने, प्रोविजन फॉर रिटन डाउन इन इन्वेंट्री वैल्यू। फैंसी खाता खोलेंगे इसके लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 रुपए की ये हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। इसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे अगर कोई भी इन्वेंट्री की वैल्यू में गिरावट आती है तो, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यू मान लो बढ़ गई। नेक्स्ट ईयर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई, कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपए, एनआरवी कितनी हो गई, 110 रुपए। तो कितने पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पे, क्योंकि क्या है, ₹100, इन दोनों में से जो भी लोअर है उस पे, ठीक है। ₹100 पे वैल्यू हो गई। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा ना, जो पहले से हमने प्रोविजन को ये ऊपर इन्वेंट्री पे कम कर रखा था, इस पे सबसे पहले हम इसको डेबिट करेंगे 10 रुपए से, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर रिटन डाउन इन इन्वेंट्री वैल्यू लिख दे शॉर्ट फॉर्म में, डेबिट कितना, 10 रुपए, टू P&L अकाउंट, 10 रुपए, ठीक है। तो वहीं अगर क्या होता, अगर ये जो 120 रुपए, मान लो इसकी कॉस्ट जो है 120 रुपए होती, और एनआरबी होती कितनी, 130 रुपए, तो कॉस्ट पे यहाँ पे वैल्यू वो कितनी आती, 120। तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर रिटर्न डाउन इन इन्वेंट्री 10 रुपए, और अगर ऊपर जो भी होता उसके वो हम अलग से एक अलग से खाता बनाते, उसमें क्या लिखते, इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितने से, और 10 रुपीज में, तो P&L में 20 जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाता है इसका, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और रहता है उसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा है, कॉस्ट फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लिखवा देता हूँ, पेपर में बहुत कम ही आता है, फिर भी लिखवा देता हूँ। कॉस्ट फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके लिए दो बाइफरकेशन कर लेना।
इंटरचेंजेबल आइटम और नॉन इंटरचेंजेबल आइटम। यहाँ पे लिखिए नॉन इंटरचेंजेबल। यहाँ पे लिखिए इंटरचेंजेबल। अब ये क्या होते हैं इसको बताता हूँ। नॉन इंटरचेंजेबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हाई होती है और लो वॉल्यूम, मतलब छोटी चीज की हाई वैल्यू, जैसे कि गोल्ड हो गया। तो गोल्ड क्या होता है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है लेकिन अमाउंट वो छोटा होता है, तो वो एक तरीके से नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री होती है। तो अब हम ये पता करेंगे कि नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो इसके लिए लिख लेते हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। हाई वैल्यू एंड लो वॉल्यूम। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। बस इसका नाम याद रख लेना, एमसीक्यू में हो सकता है पूछ ले, वरना मुश्किल है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मेथड is used to determine the value of क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये सब नाम याद रख लेना, इसका कोई क्वेश्चन आपकी बुक में है नहीं। बस ये एक थ्योरी की तरफ पॉइंट में था तो मैंने लिखवा दिया, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले इसीलिए, वरना इसका कोई रेलिवेंस नहीं है इतना। अब इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री में लिखवाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, लो वैल्यू, यानी कि होती है इनकी वैल्यू तो बहुत कम है लेकिन अमाउंट में ज्यादा है वो। लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम आइटम। लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो नहीं हो सकता, तो हम इसको किस पे करते हैं, फीफो पे। तो इसमें लिख लीजिए फीफो पे। हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को मेजर कर लेते हैं, या फिर हम इसको रिटेल रिटेल मेथड, जहाँ पे क्या होता है, एक पूरा का पूरा कॉस्ट की हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, कि कितना परसेंटेज हम अप्लाई करेंगे, हमारा इतना परसेंट नेट प्रॉफिट होता है, उस पे हम अप्लाई करते हैं। और एक होता है हमारा रिटेल इंडस्ट्री के लिए, जो कि हमारा इसमें बोलते हैं सेल्स प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, सेल्स प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज है, इसमें हमें 25% मुनाफा होता है, तो हमारी जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 75 रुपीज। ये जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके का फॉर्मूला होता है, इसको नोट करके छोड़ देना आप, ये इतना रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। ठीक है।